सो हेलो एवरीवन। भाई आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं जो ओलियो बोर्ड का सीजीएल वाला लाइव मूक होता है उसके मैथ्स वाले सेक्शन का सॉल्यूशन। पहले नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखो भाई क्या बता रहे हैं इसके अंदर कि रमेश है उसने इन्वेस्ट किया है, मतलब कि पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। 50,000 रुपये इसने इन्वेस्ट किए हैं और ये रमेश है, ठीक है। और एक सुरेश वाला बंदा है, उसको यहाँ लिख देंगे। इसने 80,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं, इन्वेस्टमेंट लिख दिया। अब अपन इनके टाइम पे बातें करेंगे। इसने बोला फर्स्ट 4 मंथ्स के लिए किया है, मतलब 4 महीने के लिए दोनों ने किया है। अब देखो आफ्टर 4 मंथ्स यानी 4 महीने के बाद में रमेश 25,000 रुपये अतिरिक्त निवेश कर देता है, मतलब कि ये 25,000 और ऐड कर देता है, मतलब अब 75,000 रुपये इसका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। और सुरेश 20,000 निकाल लेता है, अगले 4 महीनों के लिए 20,000 निकाल लेता है। तो मतलब कि 20,000 निकालेगा, मतलब 60,000 रुपये बचे हैं। लेकिन अगले 4 महीनों के लिए इस पे नहीं बोली ये बात समझ में आ गई। देखो जबकि और कोमा वगैरह लग गए, अगर ये सब नहीं लगते तो फिर मैं रमेश के लिए भी यही चीज करता कि ये 75,000 रुपये 4 महीने के लिए है। पर इसने ऐसा कुछ नहीं बोला। देखो एन एडिशनल 25,000 वाइल सुरेश जो है वो नेक्स्ट 4 महीने के लिए ये सब कर लेता है। अब क्या होगा आफ्टर 8 मंथ्स, यानी कि 8 महीने निकल चुके हैं। देखो 4 और 4 8 महीने। सुरेश इन्वेस्ट करता है 15,000 रुपये और, तो 60 में 15 जोड़ेंगे, मतलब 75,000 रुपये उसने और इन्वेस्ट कर दिए फॉर द रिमेनिंग 4 मंथ्स, यानी कि 4 4 और 4 12 महीने टोटल कंप्लीट हो चुके हैं। इसके 4 महीने हो गए थे, 1 साल की बात कर रहा है, मतलब ये वाला पैसा इसका 8 महीने रहा होगा। बहुत से बच्चों ने इसमें यही गड़बड़ करी होगी, मैं गारंटी दे सकता हूँ। टोटल प्रॉफिट बोल रखा है अपन को, वैल्यू बटा किसके गुना चाहिए, जिसके करना है वो तो फाइनली है। अब ये टोटल की वैल्यू जाएगी, निकालना क्या है सुरेश का शेयर, वो देख लेंगे अपन। इसको सोल्व कर दो। और सोल्व करने के लिए सबसे बेस्ट क्या है, इनकी जीरोस उड़ा देता हूं मैं। 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0, सही है। 4 4 भी मैं हर जगह से काट देता हूँ। 4 कट गया, 4 कट गया, 4 कट गया, यहां से भी 4 कट गया, पर यहां से 4 कटेगा तो 2 बार कटेगा। अब देखो 50 और 150 यानी 200 आ गया। यहाँ पे 80 और 60 140 और 70 जुड़ेगा 210, 215 बन गया। ये 415 बन चुका है। और 415 का देखो बिल्कुल 4 गुना दिख रहा है। 15 चौके 60 होता है, 4 चौके 16 होता है, ठीक है। और पूछा क्या है मेरे से, सुरेश का शेयर पूछा है, मतलब 215 की वैल्यू निकालनी है। 215 का 4 गुना करेंगे 860 आ जाएगा, और उसके आगे 3 जीरो। 3 जीरो कैसे आएंगे, एक कहीं अपन ने जीरो मिस कर दिया क्या। 166 000 आएगा। अच्छा ये इतने को काटेगा ना 4 बार, इतने को काटेगा 4 बार, तो 2 जीरो यहां से और 1 जीरो ये वाली 86,000 आ जाएगा। जो बी ऑप्शन है वो एकदम से करेक्ट ऑप्शन है। तो मतलब पार्टनरशिप का क्वेश्चन एक पक्का एग्जाम के अंदर गारंटेड मिलेगा, ये लिख के ले लेना। और सिर्फ उसके अंदर ध्यान रखने वाली चीज क्या होती है कि कैलकुलेशंस का आपको ध्यान रखना है। बाकी तो बहुत इजी है, काटा पीटी कर लोगे तो थोड़ा इजी बन जाएगा प्लस माइनस करना। बाकी तो फिर सबकी अपनी अपनी वो है, ठीक है। चलते हैं सेकंड नंबर के ऊपर। एक्स वाई की वैल्यू 7 दे रखी है, ये एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछ रहा है। अब इसके भी दो तरीके हैं करने के। हर क्वेश्चन में 2 से 3 से 4 मेथड तक भी होते हैं। जो अपन को दिमाग में सबसे पहले क्लिक करता है वो अपन अप्लाई करते हैं। अब देखो इसमें एक तो ये है कि आप इसका एलसीएम ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके चीजों को सिंप्लीफाई करो, वैल्यू रख दो। पर ज्यादा बेटर अपन ये मानते हैं कि एक्स और वाई को मैं कुछ पुटअप कर दूं। लेकिन अब देखो इसमें एक कंडीशन होती है। अब यहां तो चलो इस क्वेश्चन में ऐसी कोई दिक्कत नहीं देगा ये, पर मान लो अपन ऐसी वैल्यूज नहीं रख सकते जिससे मेरा आंसर इन्फिनिटी आ जाए या फिर नॉट डिफाइंड आ जाए। बस ये एक ध्यान रखना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी रखो चाहे। ऐसे ही ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चंस में भी, ऐसे ही अलजेब्रा वालों में भी, हर जगह पे आप ये वैल्यू पुटिंग कर सकते हो। तो मैंने बोल दिया कि x को मैं रख देता हूं 1 और y को रख देता हूं मैं 7। 1 गुणा 7 7 ही होता है, इधर सेटिस्फाई कर रहा है। अब यही वैल्यूज मैं यहाँ रखता हूं, तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन में 1 माइनस वाई की जगह क्या आएगा 7, माइनस में 7 अपॉन एक्स की जगह फिर 1 आएगा और माइनस 7 आ गया। ये बन गया 1 अपॉन माइनस 6, ये बनेगा माइनस में 7 अपॉन, अब देखो माइनस 6 बनेगा यहाँ, ये दोनों को मैं प्लस कर देता हूँ, ठीक है। तो 7 में से 1 जाएगा तो 6/6 यानी 1 मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। ये ऑप्शन सही है। कैलकुलेशंस में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, बस दिक्कत कहाँ थी कि ये चीज मैं कैसा करूं। अच्छा मेथड निकल के आया, कोई दिक्कत नहीं है। 3 नंबर पे आते हैं, वैल्यू निकालनी है। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना होता है, साइन स्क्वायर थीटा है ना ये 39 है, तो इसको किसी ऐसे एक नंबर के साथ में पकड़ना है कि इसकी वैल्यू या तो 1 या 0 या कट जाए या कुछ ना कुछ हो जाए। तो देखो मेरे को एक चीज पता है कि चलो मतलब याद करने वाला पर्सपेक्टिव रखते ही नहीं है। आप मेरे को बस एक बात बता दो, साइन स्क्वायर 51 है ना, आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते क्या, साइन स्क्वायर 90 माइनस 39। क्यों, क्योंकि 90 माइनस 39 भी 51 होता है।
और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है भाई, रटना नहीं है इन चीजों को। देखो 90 माइनस थीटा मतलब ये चेंजिंग लाइन, चेंजिंग लाइन मतलब साइन को कोस में बदलेगी, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है उसमें सारे पॉजिटिव होते हैं, यानी ये कोस स्क्वायर 39 बन जाएगा। अब देखो पहले साइन स्क्वायर 39 था भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा तो 1 होता है, यानी इसका आंसर तो इजीली 1 आ गया। अब ये वाली चीज अलग से सोल्व कर लेंगे, कैसे करेंगे, देखो एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी आपने कि सेक स्क्वायर थीटा और माइनस में टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होती है। दूसरी आइडेंटिटी है मेरे ख्याल में ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर की, कैसे सोल्व करोगे, देखो फिर वही बात, कोट स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं कोट स्क्वायर, इसे अपन लिख सकते हैं 90 माइनस 35, कोट स्क्वायर 90 माइनस थीटा यहां आएगा, ये चेंजिंग लाइन कोट को 10 में बदलेगी, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है उसमें सारे पॉजिटिव होते हैं, यानी 10 स्क्वायर 35 बन गया। अब देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 आ गया, इस चीज की वैल्यू भी 1, इस चीज की वैल्यू भी 1, एक और एक 2 बन गया। अब देखो एग्जाम में आप इतना नहीं लिख रहे होगे और इतना नहीं सोच रहे होगे, जब आप प्रैक्टिस करके जाओगे आपको पता है कि भाई अगर ये 39 और 51 है ना, साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, आप डायरेक्टली इसको 1 लिख सकते हो, बदलने की जरूरी नहीं है, आया ना। यहां पे भी मेरे को पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस को कोट नहीं है लेकिन 10 होता है, पर मैं कोट को 10 में तो बदल सकता हूं, तो मैं तो इस क्वेश्चन को डायरेक्टली देखते यहां से 1 बोलता, यहां से 1 बोलता और 2 कर देता 2 सेकंड के अंदर। ये चीज आपको प्रैक्टिस में लेके आनी, ठीक है। 4 नंबर के ऊपर आते हैं, एक ट्राइंगल एबीसी है, डी उसमें पॉइंट है बीसी के ऊपर, ये अपन ने ट्राइंगल बनाया ए बी सी डी, इसके ऊपर एक पॉइंट है, और ये पॉइंट ऐसे है कि ए बी और ए सी का रेशियो लेते हैं वो बी डी और डी सी के रेशियो के बराबर आता है, ये उल्टा दे दिया इसने। एक एंगल बाइसेक्टर थ्योरम होती है अपनी, वो क्या बोलती है कि कोई भी एक ट्राइंगल है उसमें अगर एक एंगल का बाइसेक्टर अगर सामने वाली साइड पे जा रहा है तो इस साइड का रेशियो इसके साथ में, इस साइड के रेशियो इसके साथ में बराबर होगा, आया ना। यही तो बात इसने उल्टी बोल दी, इसने ए बी अपॉन ए सी बराबर बी डी अपॉन डी सी दे दिया, यानी कि यहां से जो लाइन ज्वाइन कर रही होगी वो एंगल बाइसेक्टर का काम करेगी, बिल्कुल सही है। यानी कि इस एंगल का सम मतलब 2 भागों में बांटेगी इसको, एंगल बी 69.5 दे रखा है, ठीक है, एंगल सी 18 कम है बी से, तो इससे अगर 18 कम है यानी कितना बन जाएगा 51.5 बन जाएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं है। अब मेरे को तो क्या पूछ रहा है कि देन द मेजर ऑफ एंगल बी ए डी इज, ये वाला एंगल पूछ रहा है। अरे भाई एक बात बताओ, ये पूरा एंगल निकाल लो, उसका आधा करोगे क्या आंसर नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। कैसे करोगे, इन दोनों को जोड़ दो, तो 70 और 50 120 121 आ रहा है इन दोनों का जोड़, यानी ये वाला एंगल 59 बच गया, इसका आधा करूंगा 59/2 हो जाएगा, 59/2 का मतलब 29.5 हो गया। इजीली जो सी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुछ नहीं था, मतलब उल्टा उल्टा दिमाग लगाना होता है ऐसे क्वेश्चंस के अंदर, थोड़ी बहुत इधर उधर कैलकुलेशन घुमाओगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। 5 नंबर के ऊपर आ जाओ, सम ऑफ यूनिट डिजिट्स पूछ रहा है इसका और इसका। भाई मेरे को एक बात पता है, देखो जिनको यूनिट डिजिट वाली चीजें हैं, पावर वाली चीजें हैं, टोशेंट वगैरह वैसा तो पढ़ाया हुआ है पूरा मेरा, पर फिर भी मान लो ध्यान नहीं रहती, वो ऑन द स्पॉट भी निकाल सकते हो। कैसे, देखो 9 की पावर 1 करता हूं तो 9 होता है, 9 की पावर 2 करता हूं 81, फिर 9 की पावर 3 करेंगे तो 729। आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि देखो 9 1 आया फिर 9 1 आने लग जाएगा, ये रिपीट होता है, मतलब कि जब भी 9 की पावर ओड रहती है तो 9 ही आता है, इवन रहती है तो 1 आता है, यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूं। यहाँ पे पावर ओड है, मतलब इस चीज को मैं सोल्व करूंगा तो यूनिट डिजिट पक्का 9 आएगी, ठीक है। आगे चलो भाई, 2 की पावर्स का अंदर क्या खेल चलता है, 2 की पावर में ऐसे होता है 2 की पावर 1 बराबर 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 48, 32 दूनी 64, तो देखो 2 4 8 6, फिर 2 4 8 6 रिपीट करने लग जाएगी ये चीज, यानी कि 4 4 की साइकिल है इसकी, यानी कि ये हर 4 पावर बाद में रिपीट करेगा। अगर मैं 78 में 4 का भाग लगा दूं तो देखो 19 बार पूरा पूरा भाग जाता है, 76 2 पावर बच जाएगी, 76 के बाद में 2 रिमाइंडर बच जाएगा, यानी कि ये 722 की पावर 2 के जैसा ही ये चीज है। और 722 की पावर 2 को मैं कैसे सोल्व करूंगा, भाई 2 की पावर 2 का मतलब यूनिट डिजिट तो 4 होता है, भाई यहाँ 9 है यहाँ 4 है, यूनिट डिजिट का सम पूछा था, तेरा आंसर आ गया मेरा, यानी ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बता दो कोई दिक्कत है, मतलब इन्हीं तरीकों से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है, कॉम्प्लिकेटेड चीजों को बस बनाया जाता है, बाकी वो बिल्कुल नहीं होती है, बहुत आसान है, तरीके से सोल्व करते हुए चले गए। तो 6 नंबर पे आओ, देखो अब इन सेंटर की बात कर रहे हैं, इन सेंटर नाम पढ़ते ही दिमाग में 2 चीजें मेरे आ जाती हैं कि इन सेंटर एक तो होता है कि जितने भी एंगल बाइसेक्टर हैं, कोण समद्विभाजक हैं, उसको जहां अपन मिलाते हैं वो इन सेंटर होता है, ठीक है। और एक ये भी मेरे को पता है कि जो इन सेंटर के अंदर ये साइडें होती हैं
ये एक तरीके से इन रेडियस का काम करती हैं, बिल्कुल करती हैं। आगे पढ़ लो। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि ट्रू पूछ रहा है इन सेंटर के लिए कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर होता है ट्रायंगल का, बिल्कुल अभी अभी अपन ने देखा। इक्वी डिस्टेंस होता है हर साइड ऑफ ट्रायंगल से, अरे इक्वी डिस्टेंस होगा जब भी तो वो इन रेडियस बन पाएगा, वरना तो वो बन ही नहीं पाएगा। ये भी सही है, बोथ ए एंड बी आ जाएगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। 7 नंबर पे चलते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन सोल्व कर लिया। अब ये क्वेश्चन सोल्व करने के बाद में एनालिसिस जिन बच्चों ने मतलब करना है ना, उनका हक ये बनता है कि वो जाके अपने नोट्स के अंदर से मतलब ऑर्थो सेंटर हो गया, सर्कम सेंटर हो गया, सेंट्रोइड हो गया, ये सारी चीजें एक बार रिवाइज करें। वही एक्चुअली में मतलब कोई फायदा देके जाएगा वो एनालिसिस, वरना तो फिर ये क्वेश्चन देखते जाओ, भूलते जाओगे, कोई मतलब निकलेगा उन चीजों का। ठीक है, 7 नंबर पे चलते हैं। एवरेज दे रखा है। एवरेज का क्वेश्चन मतलब मैंने क्या बताया, मैं हमेशा इसको डेविएशन वाले मेथड से करूंगा। देखते हैं क्या हो रहा है कि एवरेज ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन इज 80। ठीक है, 50 ऑब्जर्वेशन का जो एवरेज है वो 80 है। वैसे तो मैं बेसिक से भी कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अभी एक ऑब्जर्वेशन रॉन्गली रिकॉर्ड हो गई थी, 72 बन गई थी वो इंस्टेड ऑफ द करेक्ट वैल्यू। इफ द करेक्टेड एवरेज बिकम्स 80.16, अगर करेक्ट एवरेज है वो 80.16 बन जाए तो करेक्ट वैल्यू क्या थी जो 72 की जगह आनी थी। मतलब कोई एक ऑब्जर्वेशन रॉन्ग थी, उसको 72 पढ़ लिया। तो मेरे को एक बात बताओ, हर एक ऑब्जर्वेशन के ऊपर 0.16 का फर्क पड़ गया या नहीं पड़ गया? क्योंकि ये एवरेज ज्यादा है, मतलब हर एक के ऊपर फर्क पड़ा होगा। ठीक है, यानी कि जो 72, जो भी मेरी एक जो डेटा है वो इतना तो कंफर्म है कि 72 से बड़ा होगा, जब भी तो एवरेज ज्यादा निकल के आया। ये क्लियर हो गया। अब कितना ज्यादा है ये कैसे निकालूं मैं? कि अरे भाई मैं ऐसा नहीं कर सकता क्या कि 50 ऑब्जर्वेशन है और उन सब पे 0.16 का फर्क पड़ा है। इस चीज को सोल्व करो, 8 आएगा। यानी कि मैं मेरी जो 72 वैल्यू है उसमें 8 जोड़ूंगा तो जो मेरी एक्चुअल वैल्यू थी वो पक्का 80 निकल के आ जाएगी। मेरा करेक्ट आंसर 80 हो जाएगा। भाई जिनको ये मेथड क्लिक करता है वो इजीली समझ गए होंगे और उनको मजा आ गया होगा। जो नहीं समझे वो बेसिक से कर लेना कि मेरी ऑब्जर्वेशंस थी 50, उनका एवरेज था 80, टोटल निकाल दिया मैंने। उसमें एक मैंने गलती से 72 पढ़ लिया था, तो 72 को हटाओ और नई x लेके आ जाओ। अब ये कितनी संख्या है? संख्याएं तो अभी भी 50 से रहेंगी और इनका करेक्टेड एवरेज बन गया 80.16। इस चीज को सोल्व करना, इजीली आपके x की वैल्यू निकल के आएगी और 80 ही वो निकलेगी। पर मैं तो ये मानता हूँ फालतू की कैलकुलेशन है और फालतू का कंफ्यूजिंग मेथड है। इस चीज को सीख लो, बहुत फायदे में रहोगे। 8 नंबर के ऊपर आ जाओ। साइन थीटा प्लस 1/sin थीटा ये दे रखा है, कोस थीटा प्लस 1/cos थीटा फाइंड करना है। भाई कैसे करोगे? देखो इस क्वेश्चन को आप ऐसे करोगे कि अ, मैं अगर मान लो इसको है ना ये वाले मेथड से चाहूंगा तो मैं पक्का फंसूंगा। अब देखो दिमाग में जब प्रैक्टिस करी हुई होती है तो ये चीजें अपने आप क्लिक करने लगेंगी। क्या कि अगर मैं इसका एलसीएम ले लेता हूं तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 और बराबर में 313/156 के साथ में भी साइन थीटा आ जाएगा। साइन थीटा को मान लो मैं एक्स भी मानता हूं तो पहले मैं क्वाड्रेटिक को सोल्व करके एक्स निकाल रहा हूँ और फिर वो वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूंगा, जो कि एकदम वाहियात मेथड है। मैं बिल्कुल मतलब इसको कोई तवज्जो देनी ही नहीं है अपन को। बेटर मेथड क्या रहेगा? देखो मेरे क्या क्लिक कर रहा है कि भाई यहाँ पे जो भी वैल्यूज हैं वो एक दूसरे की रेसिप्रोकल है। यानी कि जो भी मैं यहाँ पे प्लस यहाँ पे वैल्यू निकालूंगा ना, जो 313/156 के बराबर आएगी, वो दोनों एक दूसरे की रेसिप्रोकल होंगी। जो यहाँ वैल्यू होगी वो यहाँ आएगी और जो यहाँ वैल्यू होगी वो यहाँ होगी। इतना तो क्लियर करता है आपकी चीज में? ठीक है भाई, मेरे को बस एक बात बता दो, ये 156 कैसे बना होगा? 156 के दो फैक्टर कर सकते हैं अपन। भाई देखो 156 में 7 से भाग नहीं जा रहा, फिर 9 से भी नहीं जा रहा, 11 से भी नहीं जा रहा, 13 से जा रहा है। 13 कम 13 और 2 26 के लिए 12, 13 और 12 आ गया। अब बताओ, देखो दिख गया मेरे को। 13 और 12 लिखते ही मेरे को इतना पता चल गया कि एक वैल्यू 13/12 रही होगी, एक वैल्यू 12/13 रही होगी। क्यों? क्योंकि देखो 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर होता है 144। इनको जोड़ के देख लेना, 313 आ रहा होगा। यानी कि ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ये वैल्यू आ रही है, मतलब कि मेरे को साइन थीटा बराबर मिल गया 12/13 के। 13/12 के तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस बड़ी होगी तो मतलब 13 हाइपोटेनस है। या फिर आप इतना भी सोच सकते हो कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस 12/13 है, मतलब बेस पक्का 5 रहा होगा। पाइथागोरन ट्रिपलेट लगा दिया मैंने। ठीक है, मेरे को कोस थीटा प्लस 1/cos थीटा पूछ रहा है। कोस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि 5/13 आ जाएगा। और मेरे को 13/5 भी सोल्व करना है साथ में। एलसीएम तो 65 आ गया, सब में दे रखा है। 25 प्लस 169 करेंगे 194 आ जाएगा। यूनिट डिजिट से भी देख सकते थे, यही करेक्ट आंसर है इसका। अब बताओ
इस मेथड से एक बार करके देखना, आंसर तो पक्का निकलेगा, लेकिन कितना फंसोगे, कितना घूमोगे, कितनी कैलकुलेशन करोगे, और ये चीज को एक मतलब ऐसे मान लो कि 10 सेकंड में आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो अब ये पकड़ लो ये चीज कि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन दिखे, अब चाहे tan और कोट में दे देता, ये sec और cosec में दे देता, मैं यही मेथड लगाने वाला था, ठीक है, क्योंकि मेरे को पता है कि भाई यहाँ पे ये चीजों को करने पे ऐसा बनेगा, तो उसके मैंने फैक्टर कर, ठीक है। 9 नंबर के ऊपर चलते हैं। आशीष बोरोड 64,000 एट 12.5% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली फॉर 1.5 साल, ठीक है। घुमाएगा इस क्वेश्चन में भी, लेकिन देखना मैं एक चीज फिर से मैं बार बार यही चीजें रिपीट करता हूं, जितना क्वेश्चन मुश्किल दिखता है, जितना घुमाता है, उतना नहीं होता। बस चीजों को समझने का और पकड़ने का एक नजरिया बस अलग अलग है। अब देखना, अगर उसने पे किए 48,250 रुपए एंड ऑफ 1 साल में, अब देखो 1 साल के बाद में उसने इतने पे कर दिया, मतलब अभी तक वो 2 बार ब्याज चुका है, क्योंकि हाफ ईयरली ब्याज लग रहा था, ठीक है। तो हाउ मच अमाउंट ऑफ मनी आशीष पेड एट द एंड ऑफ 1.5 साल के बाद में उसने कितना पैसा चुकाया? इजी है, देखो मैं बताता हूँ भाई। 64,000 रुपए है मेरे। अब मेरे को एक बात तो पक्का पता है कि हाफ ईयरली है, मतलब कि मेरा टाइम तो डबल हो जाएगा, 1.5 का डबल 3 ईयर बन जाएगा, और रेट आधी हो जाएगी, 12.5 का आधा 6.25 होता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब एक बच्चा पक्का यहाँ पे सोच के डर जाएगा या फिर छोड़ देगा, हाँ वैसे ये क्वेश्चन मार्क फॉर रिव्यू वाला है, मैं अभी भी बता रहा हूं, लेकिन करने लायक क्वेश्चन है, देखना कैसे। 6.25 का फ्रैक्शन क्या होता है ये बताओ? 1/16 होता है, ठीक है, 1/16 लिख दिया। एक बच्चा अगर 6.25 के ऊपर 3 साल का इफेक्टिव निकालने जाएगा, फंस फंस के रह जाएगा, मानते हुए चीज को, और कॉम्प्लिकेटेड भी बन जाएगी। अगर मैं 6.25 को 1/16 देख पा रहा हूं, तो ये क्वेश्चन इतनी इजीली सोल्व हो गया, क्योंकि देखो 16 से वो 64 वगैरह कटते हुए दिख रहे हैं मेरे को। तो मेरे को देखो अब क्या करना है कि उसने 48,250 रुपए 1 साल के बाद में चुका है, मतलब वो 2 बार ब्याज दे चुका है, यानी कि 64,000 के ऊपर 16 के ऊपर 1 का ब्याज लगा, यानी 17/16 कंपाउंड इंटरेस्ट में यही करते हैं। तो 17/16 इंटू में 17/16 कर दिया मैंने। 16 से 64 कट गया 4 बार, फिर 4 से 16 कट गया 4 बार, फिर 4 से 100 कट गया 25 बार, मतलब 250 आ गया। इस 250 को 17 को और 17 को गुणा कर लो, गुणा तो करना ही पड़ेगा। क्यों गुणा करना पड़ेगा? क्योंकि उसने इतना पैसा चुका दिया, और यहां पे देखो उसने क्या दे रखा है कि इतना पैसा, तो देखो उसका ब्याज कितना बन रहा है और उसने कितना चुका दिया, वो फर्क तो देखेंगे ना अपन, ठीक है। तो 17 और 17 का होता है 289, उसको गुणा करना है 250 से, ठीक है। तो कर लेते हैं ये गुणा, तो इजीली हो जाएगा। 25 में 225 होता है, 22 कैरी लग गए, 25 अठे 222 बन गया, तो फिर 22 कैरी लग गए, 25 दूनी 50 और 22 हो गया 72। 72,250 का उसको टोटल रुपए चुकाने थे, पर उसने 48,250 रुपए चुका दिए, मतलब कि 000 और 24,000 रुपए अभी उसको बाकी है चुकाना, यानी कि 24,000 रुपए के ऊपर उसका अभी और ब्याज लगेगा, जो 1.5 साल वाला था, मतलब आधी साल का ब्याज और लगेगा अभी। तो कितनी? 17/16 की रेट से लगेगा। सोल्व कर दो इसको, 16 से ऐसे काट दो, 16 एकम 16, 8 बचा 16 पंजे 80, 1500 आ गया, डबल जीरो आ गई। 16 का स्क्वायर होता है 256, उसमें से एक जाएगा 255 बन जाएगा। 25,500 रुपए उसको एट द एंड चुकाने पड़ेंगे। ये वाला जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। और मैंने 15 और 17 को गुणा इतनी जल्दी कैसे किया समझ गए होंगे, इनके बीच में 16 होता है, 16 का स्क्वायर 256, उनमें से एक और एक दोनों तरफ घटा था, वो घटा दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगाई है मैंने, इजीली मेरा आंसर आ गया। अब बता दो कितना कॉम्प्लिकेटेड ये क्वेश्चन था और कितना इजीली अपन ने इसको किया है, समझ गए? ये चीजें प्रैक्टिस से अपने आप बन जाएंगी। क्वेश्चनों की प्रैक्टिस क्या करो, इस क्वेश्चन को लिखो अपनी कॉपी में, 2 बार इस क्वेश्चन को देख लेना, कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। 10 नंबर के ऊपर आ जाते हैं। गिवन फिगर में ओ सेंटर दे रखा है सर्कल का, OPQR एक रोम्बस है। रोम्बस का मतलब सारी साइडें बराबर होती हैं, इतना मुझे पता है, ये सब एक दूसरे के बराबर हो गई। मेजर बताना है POR का, POR ये पूरा एंगल बताना है। भाई मैं कैसे कर सकता हूं? मैं अगर इसको यहां मिला दूं, देखो ये रेडियस है सर्कल की, ये रेडियस है सर्कल की, ये रेडियस है, यानी सब आपस में बराबर होंगी। अब मेरे को एक बात तो कंफर्म पता लग गई कि ये साइड और ये साइड और ये साइड बराबर है एक ट्राइंगल की, तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया, यानी ये एंगल 60 डिग्री, ऐसे ये वाला एंगल भी 60 डिग्री, ये टोटल बताना था 120 बन जाएगा। जो डी वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। एकदम इजी चीज है। 11 नंबर के ऊपर आ जाओ, कैलकुलेशन करनी है इसमें भी भाई। 2PQ का मतलब 2 इंटू ये इंटू ये, a प्लस बी ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 आ जाएगा, प्लस में 1/p।
अरे भाई जब भी ऐसा बने ना कि इसका मतलब इन दोनों को गुणा करने पे, या फिर ऐसे मान लो कि मैं लिख दूं क्या, वरना बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। 2+√3 को 2 - √3 रैशनलाइजेशन कर दिया मैंने। देखो जब भी ऐसा दिखे ना कि इनका गुणा करने पे 1 बन रहा हो, तो आप डायरेक्टली इस चीज को ऐसा लिख सकते हो 2 - √3। अब देखो अगला क्या है, 1/q है ना, यानी 1/2 - √3। तो इस चीज को मैं डायरेक्टली 2+√3 लिख सकता हूं। इतना अब सीख जाना चाहिए। ये 1 इंटू 2 2 बनेगा, ये कट गए, 2 4 और 6 मेरा आंसर आएगा। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इजी चीजें है। 12 नंबर के ऊपर चल लो। अभी तक तो ऐसा मान लो कि एक वो क्वेश्चन आया था, 2 क्वेश्चन चलो ऐसा समझ लेते हैं अपन की, एक और एक 2 क्वेश्चन जो मार्क फॉर रिव्यू करके अगले अटेम्प्ट में करने वाले थे, लेकिन इजी थे, बस घुमा रखा था। ठीक है, ऐसी चीजों को नोट डाउन करते हुए चलना है। अब 12 पे फिर से एवरेज का क्वेश्चन है, मैं मेरा सेम मेथड लगाऊंगा कि एवरेज ऑफ 27 स्कोर है वो 75 है। अच्छा, ईच स्कोर इज फर्स्ट डिक्रीज बाय 20% और फिर इंक्रीज किया जाता है 12 से। अच्छा, इसमें तो कोई जरूरत ही नहीं है लगाने की भाई। 75 एवरेज था, पहले उसको 20। अच्छा एक चीज बता देता हूँ भाई, कोई भी मान लो आपके डेटा है, उसका मान लो आपको एक एवरेज दे रखा है, मान लो x दे रखा है। अगर हर वैल्यू में मैं a जोड़ूंगा तो मेरे एवरेज में भी a जुड़ जाएगा, हाँ या ना। अगर मैं इस डेटा को 20% से कम करूंगा तो मेरा एवरेज भी 20% से कम हो जाएगा। वही चीज है कि देखो ईच स्कोर को डिक्रीज किया जाता है 20% से, मतलब एवरेज भी 20% से कम हो गया। तो कितना बन गया भाई, 25 से 3 और 4 20 दिए 60 बन गया मेरा एवरेज। फिर वो बोल रहा है कि हर एक नंबर को 12 से बढ़ाया जाता है तो मेरा एवरेज भी 12 से बढ़ जाएगा, यानी नया एवरेज 72 आ जाएगा। इसने पूछा है न्यू एवरेज 72 हो जाएगा। डेटा का इसमें कोई काम ही नहीं है, कैलकुलेशन करनी थी। 13 नंबर पे आ जाओ। क्या बोल रहा है कि आफ्टर 80 किलो ऑफ वाटर हैड बीन इवेपोरेटेड फ्रॉम अ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, कि मतलब नमक और पानी के घोल में से 18% नमक था, वो इवेपोरेट हो गया, वाष्पोत्सर्जित हो गया। ठीक है, शेष क्या बताया इसने कि विच हैड 18% सॉल्ट। अच्छा 18% इसमें नमक था और रिमेनिंग सॉल्यूशन में 30% नमक था। अच्छा ये ऐसे बता रहे हैं कि ये घोल था जिसके अंदर 18% नमक था और इसमें से 80 किलो पानी अपन ने वाष्पोत्सर्जित कर दिया। तो जो रिमेनिंग सॉल्यूशन है उसमें 30% नमक है। मतलब अपन को सोल्ट पे खेलना है क्योंकि पानी तो वाष्पोत्सर्जित हो रहा है। तो वेट ऑफ ओरिजिनल सॉल्यूशन बताना है, कुछ नहीं है, इजी कैलकुलेशन है। एक छोटी सी इक्वेशन बनाऊंगा, उसी से आंसर आ जाएगा। बस मेरे को एक बात बता दो कि जो ओरिजिनल सॉल्यूशन था, मैं ऐसे मान लेता हूं कि वो x किलो का था और उसमें 18% नमक था, हाँ या ना। अब मेरा जो x सॉल्यूशन था उसमें से 80 किलो पानी मैंने उड़ा दिया। अब जो ये सॉल्यूशन बचा है उसमें 30% नमक है। बताओ, ये इक्वेशन तो हर कोई बना सकता है ना, इससे इजी इक्वेशन क्या ही बनेगी। इस x को सोल्व करो, आपका आंसर आएगा। 100 से 100 कट गया, ये 18x है और ये 30x है, उधर जाएगा तो 12x बचेगा। 80 इंटू 30 बन गया 2400, वो इधर आ गया। ये इससे काटेंगे 200 आ जाएगी x की वैल्यू। इसने ये पूछा है वेट ऑफ ओरिजिनल सॉल्यूशन, वो 200 था, 200 आंसर आ गया। इजी पीजी चीजें एकदम। अगर ये ऐसे पूछता है कि अब सॉल्यूशन का वेट कितना है, तो 200 में से मैं 80 घटा देता, यानी कि 120 बच जाता। वो तो चलो ऑप्शन में नहीं मिलेगा। 14 पे एक राइट प्रिज्म है जिसका इक्विलेटरल ट्रायंगल बेस है, कि मतलब इस तरीके का प्रिज्म है। प्रिज्म वो आकृति होती है जिसमें बेस और जो छत होती है वो सेम होती है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेंगे। वैसे डायग्राम की नीड नहीं होनी चाहिए पर बना दिया। आगे क्या बता रहे हैं कि इसका जो लेटरल सरफेस एरिया है वो 1080 है। लेटरल सरफेस एरिया ऑन द स्पॉट बनाना आना चाहिए। क्या होता है लेटरल सरफेस एरिया, कि बेस का पेरीमीटर लो और उसको हाइट से गुणा कर दो। मैं बेस का पेरीमीटर लेता हूं भाई, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो तीनों जुड़ जाएंगे, यानी कि 3a बन जाएगा, इनटू इसकी हाइट हो जाएगी, और ये मेरे को दे रखा है 1080 के बराबर। वॉल्यूम क्या होती है, वॉल्यूम भी यही बता देता हूं कि बेस का एरिया निकाल के हाइट से गुणा कर दो, वो वॉल्यूम हो जाती है। यहाँ बेस का पेरीमीटर था, यहाँ एरिया था, तो बेस का एरिया क्या बनेगा, √3/4 a का स्क्वायर। इक्विलेटरल ट्रायंगल का यही होता है, हाइट से गुणा करो। ये दे रखा है 1350 √3, √3 से √3 काट दो। फिर ऐसा कर लो, AH की वैल्यू निकाल लेते हैं, कितनी बनेगी यहाँ से 360 आ जाएगी AH की वैल्यू। अब देखो ऐसा करेंगे, 1/4, ये a²h है ना, मैं इसे लिख दूंगा a इंटू AH बराबर में 1350। कोई दिक्कत नहीं है, AH की जगह पे मैं 360 रख दूंगा। तो और 360 बट्टे 4 करेंगे तो 90 आ जाएगा, तो 90 और a बच गया बराबर 1350। 0 से 0 कट गया, 9 से ये कटेगा, 9 एकम 9 और 15 बार।
यानी ए की वैल्यू आ गई 15। अब इसने क्या पूछा है क्वेश्चन पे, चलो इसने बोला है कि फाइंड द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ द बेस, मतलब बेस की एक साइड बता दो, सारी बराबर ही होनी है, वो 15 आएगा। 15 आंसर है मेरा। तो कितना इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी है। 15 नंबर पे आते हैं। ठीक है, इसमें पढ़ो भाई क्या बोल रहा है। एक सिलेंडर है जो एग्जैक्टली फिटेड इनसाइड अ क्यूब है, क्यूब के अंदर इस तरह से फिट किया गया है कि बेलन के दोनों समतल फलक घन के विपरीत फलकों को छूते हैं। कि मतलब देखो डायग्राम बना के बता देता हूं, बाकी डायग्राम की बिल्कुल नीड नहीं होनी चाहिए क्वेश्चनों के अंदर, टाइम वेस्टेज करती हैं वो चीजें, दिमाग में बना लिया करो, बाकी वो कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या बोल रहा है, इस तरीके से एक घन दे रखा है, ठीक है, क्यूब दे रखा है, इस क्यूब के अंदर इस तरीके से टच होके पूरा एक सिलेंडर बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोल रहा है यदि बेलन का आयतन इतना है, बेलन का वॉल्यूम दे रखा है, और घन के शेष भाग में एक पाइप के माध्यम से 8 लीटर प्रति मिनट की गति से पानी भरा जाता है, कि मतलब ये अब भाई बेलन डाल दिया तो बचे हुए भाग के अंदर पानी भरा जा रहा है, तो पाइप द्वारा घन के शेष भाग को भरने में कुल कितना समय लगेगा। तो पहले तो अपन को ये निकालना पड़ेगा कि कितना पानी डालना है, फिर अपन उसको 8 से भाग लगाएंगे तो अपन को ये पता लग जाएगा कि कितना समय लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं कि भाई सिलेंडर की वॉल्यूम बता देते हैं, वो होती है पाई आर स्क्वायर एच के बराबर। क्वेश्चन इतना बड़ा और कॉम्प्लिकेटेड लगता है, इनको बेझिझक मार्क फॉर रिव्यू किया करो, कोई दिक्कत नहीं है। इजी इजी क्वेश्चन और मिलेंगे, 17 18 से लेके 20 क्वेश्चन बहुत इजी मिलेंगे आपको। यही 4-5 क्वेश्चन होते हैं जो टाइम वेस्ट करवा के फिर आपको ऐसा लगता है कि पेपर लेंदी है, बिल्कुल। लेकिन अगर मान लो इन क्वेश्चनों को भी आप ना सटीक तरीके से चलते हुए करोगे ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं देंगे। अब बताता हूं मैं कैसे, देखना। पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू इसने दे रखी है 2.156, ठीक है। मैंने पाई की वैल्यू रख दी 22/7, रेडियस का स्क्वायर मैं ऐसे मान लेता हूं कि इस घन की जो साइड है वो ए मान लेता हूं, तो ए का स्क्वायर नहीं। अब ये थोड़ी सी एक बात बताता हूं कि ये जो मान लो सिलेंडर है ना, वो एक्चुअली में इसमें फिट इस तरीके से होता है कि वो ढंग से इसको टच कर लेता है चारों तरफ, और नीचे भी इसने बात भी बोली है, देखो ये कि इस तरह से फिट किया गया है कि बेलन के दोनों जो समतल फलक हैं वो विपरीत फलकों को छूते हैं, मतलब इधर भी छू रहा है इधर भी छू रहा है। यानी कि मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि ये जो पूरी साइड है वो इस सिलेंडर के यानी बेलन के डायमीटर के मतलब व्यास के बराबर है। अगर मैं उसका आधा करूंगा तो रेडियस बनेगी, तो मेरे को रेडियस a/2 बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, a/2 का स्क्वायर करना है, फिर a/2 लिख देता हूँ। हाइट पूरी a के बराबर हो जाएगी, तो a आ गया बराबर में 2.156। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, मैंने एकदम इजी काम किया है। इसको सोल्व करो एक बार भाई। ऐसा कर लेते हैं कि 11 से काट देते हैं 2 बार, 11 से काट देते हैं 1 बार, फिर 11 से 9 बार, फिर 11 से 6 बार, 2 से ये फिर कट रहा है 98 बार। a का क्यूब बराबर आ जाएगा 7, और ये 2 दूनी 4 ऊपर चला जाएगा, और इंटू 98। बहुत से लोगों का बड़ी तत्परता से मन करेगा कि इसका मैं क्यूब रूट ले लूं, पर मत लेना, जरूरत नहीं है ना, क्योंकि मेरे को क्यूब की ही वॉल्यूम निकालनी थी, वही मिल गई मेरे को। अब इस क्यूब की वॉल्यूम में से मैं सिलेंडर की वॉल्यूम घटा दूंगा, तो जितना वॉल्यूम बचेगा उतने में ही तो पानी आएगा, वही पानी की वॉल्यूम है, वही मुझे निकालनी है। इसको सोल्व कर दो एक्चुअली में। अच्छा, और वो 3 के बाद में पॉइंट लगाना वो जरूरी है, वो ध्यान रखना। तो इसको एक बार सोल्व कर लेते हैं। 7 चौके 28 इंटू 98 बनेगा ये, 28 का पाड़ा बोल देते हैं, 224 होता है 28 अट्ठे, तो 4 आ गया, 22 कैरी लग गया। 28 निम्न कितना होता है, 252 होता है, उसमें 22 जुड़ेगा तो 254 और 274 बन जाएगा, और 3 के बाद में पॉइंट लगा दिया मैंने। ये एक एक क्यूब की वैल्यू आ गई, यही मेरे को रखनी है। मतलब कि पूरी 2.744 इसकी वॉल्यूम थी, उसमें से 2.156 वॉल्यूम जितना मैंने बेलन डाल दिया। अगर मैं इसको घटाऊंगा तो देखो 14 में से 6 गया, 8 आया, फिर यहाँ पे 3, 13 में से 5 गया, फिर 8 आया, और यहाँ 6 में से 1 गया, 5 आया, 0.588 वॉल्यूम इतना बच जाएगा जिसमें मैं पानी भरूंगा। अब देखना एक चीज और बताता हूं, ये 0.588 मेरा मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब जो भी आया है, आपको एक बात ध्यान रखनी है कि 1 मीटर 1000 लीटर के बराबर होता है। यानी कि मैं ऐसा नहीं बोल सकता क्या कि ये है 588 लीटर पानी ही मेरे को डालना है, इसको 1000 से मैंने गुणा कर दिया, मतलब मेरे को 588 लीटर पानी डालना है, 8 लीटर प्रति मिनट की स्पीड से वो पानी जा रहा है। 8 से भाग लगाऊंगा, 8 सत्ते 56, 28 बचेगा, तो 8 तिये 24, 73.5 मिनट मेरे को लग जाएंगे इसमें वो पानी भरने में। सी ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। बिल्कुल पहली बार में करने लायक क्वेश्चन नहीं था, मैंने मार्क फॉर रिव्यू भी किया, पर मैं जब दूसरे अटेम्प्ट में क्वेश्चन को करने आया, मैंने बड़ा इजीली इसको सिंपलीफाई कर दिया। क्यों? क्योंकि मैं एकदम लाइन वाइज चला, बहुत आसान कैलकुलेशन था। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, एक एक वर्ड को लिखो,
इजीली आपका आंसर देखे जाएगा। ठीक है भाई, 16 नंबर पे आते हैं। एक कंटेनर, उसमें 64 लीटर का प्योर मिल्क है, 16 लीटर अपने निकाल के और पानी डाल दिया। मैंने इसमें से 16 लीटर पानी निकाला और 16 सॉरी दूध निकाला, मिल्क निकाला और वाटर डाल दिया। और मैंने फिर से यही काम कर दिया कि मैंने 16 लीटर मिल्क निकाल के और 16 लीटर वाटर डाल दिया। ये बोल रहा है फाइनल क्वांटिटी वाटर की बतानी है, ये देख लेना, ये बहुत जरूरी वर्ड है। मतलब मैं 16 निकाल रहा हूं 64 में से, मतलब कि मैं 1/4 में से 1 निकाल रहा हूं, तो बच कितना रहा है, 3/4 बच रहा है। अरे तो पूरा जो 64 था उसका 3/4 बचेगा, और 3/4 वाला प्रोसेस मेरे को 2 बार करना है, क्योंकि 2 बार चीज हुई है। 4 चौके 16 से 64 4 बार कट गया, 4 दिया 12, 12 आती है 36, यानी कि ये जो 36 आ गया, इतना मिल्क है मेरे टोटल 64 लीटर में से अब बचा हुआ। और 64 में से 36 को घटाऊंगा तो 28 वाटर बच जाएगा। इसने क्या पूछा, वाटर पूछा, 28 मेरा वाटर आंसर। कोई दिक्कत है नहीं। 17 नंबर के ऊपर आ जाते हैं। ये बोल रहा है 5/5 प्लस ए, 7/7 प्लस बी, 9/9 प्लस सी की वैल्यू 1 है। ये वैल्यू बतानी है। अब बताओ, इस क्वेश्चन को कोई पहली बार देखेगा वो बंदा क्या सोचेगा। इतना तो दिमाग लगा सकते हो ना कि मेरे को ऊपर जो 5 था उसको हटाना है और उसकी जगह ए लाना है। नीचे वाला 5 प्लस ए एज इट इज दिख रहा है मेरे को, 7 प्लस बी, 9 प्लस सी एज इट इज। ऊपर 7 और 9 थे, उसकी जगह बी प्लस सी। बिल्कुल, इतना तो समझ पाए होंगे आप। ठीक है, अरे मैं एक काम करता हूं, मैं इसके अंदर 5 जो ऊपर लिखा है उसमें ए जोड़ के ए घटा देता हूं। कोई दिक्कत है नहीं है। नीचे वाला 5 प्लस है एज इट इज। 7 के अंदर बी जोड़ देता हूं, बी घटा देता हूं, 7 प्लस बी एज इट इज। और 9 के अंदर सी जोड़ देता हूं, सी घटा देता हूं, 9 प्लस सी एज इट इज। इसकी वैल्यू अभी भी 1 के बराबर ही है। बिल्कुल ठीक है। मैंने ऐसा किया कि मेरे को यहां ए रखना था। देखो मैं क्या करता हूं, ध्यान देना कि मैं 5 प्लस ए से 5 प्लस ए को भाग लगा देता हूं, तो एक बच जाएगा, माइनस में ए, ये एज इट इज आ जाएगा, माइनस में ए अपॉन 5 प्लस। कोई दिक्कत है नहीं। मैंने 7 प्लस बी से 7 प्लस बी को डिवाइड कर दिया, माइनस में बी अपॉन 7 प्लस बी आ गया। मैंने 9 प्लस सी से ये डिवाइड कर दिया, सी अपॉन 9 प्लस सी आ गया, बराबर 1 है। कोई दिक्कत नहीं है। इस चीज को उधर ले जाऊंगा मैं, तो जो मेरे को पूछा है वो मिल जाएगा। 1 2 और 3, 3 में से ये 1 घटेगा, मेरा आंसर 2 आ जाएगा, यानी ये वाला ऑप्शन सही। कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ऐसे क्वेश्चंस के अंदर, बहुत इजी चीजें हैं। डिफरेंस बताना है ईच इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का एक रेगुलर पॉलीगन में जिसके 18 साइड है। पॉलीगन अभी अभी पढ़ाया, ताजा ताजा ही। पॉलीगन में तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आ नहीं रही होगी भाई। अगर मेरे को इंटीरियर ईच निकालना है, देखो मैंने क्या बोला, अगर सम निकालना है तो n-2 गुणा 180, ईच निकालना है तो n से भाग लगाओ। एक्सटीरियर का जोड़ 360, ईच निकालना है तो n से भाग लगाओ, और n की जगह 18 पटक दो। इसने इनका अंतर पूछा है। n बराबर मेरा 18 क्वेश्चन में दे रखा है, क्योंकि 18 साइड है। 18 माइनस 2 16 इंटू 180 बटे में 18, माइनस में 360, n की जगह 18। ये कट गया 10 बार, ये 160 आ गया। ये कट गया 20 बार, ये 20 घटेगा 140 आ रहा, आंसर आ जाएगा। ये ऑप्शन सही है। इस क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कैलकुलेशन थी प्योरली। फॉर्मूले ध्यान रखने, एक फॉर्मूला, वैसे तो अब देखो 4 फॉर्मूले तो रिवाइज करवा चुका हूं। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ये रहा, सम ऑफ इंटीरियर मतलब ईच इंटीरियर एंगल ये रहा, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ये रहा, ईच एक्सटीरियर एंगल ये रहा, और एक डायगोनल वाला फॉर्मूला और बचता है n इंटू n-3 अपॉन में 2। पूरा पॉलीगन रिवाइज करवा दिया है। 19 नंबर के ऊपर आ जाओ। फिर देखो इतना बड़ा क्वेश्चन है और इतनी फद्दू सी चीज होगी इसके अंदर। देखना, एक सर्कुलर सरफेस है जिसकी रेडियस 12 सेंटीमीटर की है, कट करी जाती है कोड के द्वारा। तो ये सर्कुलर सरफेस बना है, ये कोड के द्वारा काट दी गई। 12 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है, ये 12 बना दी। आगे चलो। ये बोल रहा है सतह के लघु जो क्षेत्र है, यानी माइनर जो सेक्टर है ये वाला, इसको 5 रुपए पर सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से लाल रंग से रंगा जाता है। ठीक है, इसको 5 रुपए लग रहे हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को रंगने में। और जो दीर्घ क्षेत्र है, जो बड़े वाला क्षेत्र है, उसके लिए 4 रुपए लग रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हरे रंग से रंग रहा है इसको, ये तो हरा मतलब ग्रीन रंग है, ये लाल मतलब रेड रंग है। अब बोल रहा है यदि लाल रंग से रंगने की लागत और हरे रंग से रंगने की लागत का अनुपात दे रखा है। अरे तो मेरे को एक बात बताओ, ये एरिया जो है उसको आर मान लेते हैं, आर ही मान लो, और 5 1 सेंटीमीटर के लिए लग रहा है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए, तो टोटल 5 आर रुपए लगेंगे। और इसके लिए 4 जी रुपए ही मान लेते हैं कि जी एरिया था, 4 रुपए लग रहे थे, 4 जी रुपए लग गए। इनका रेशियो मेरे को 5/12 दे रखा है। 5 से 5 काट दो, 4 से 12 3 बार काट दो,
रेड अपॉन ग्रीन की वैल्यू 1/3 आ गई। या फिर मैं बोल सकता हूं कि जो ग्रीन वाला एरिया है वो 3 इंटू रेड वाले एरिया के हो जाएगा, कि रेड वाले एरिया का 3 गुना करूंगा तो वो ग्रीन वाले के बराबर आएगा। मैंने एरिया की बातें करी हैं ये। अभी आगे चलते हैं, ठीक है। जितना वो पढ़ता है, जितना मेरे को समझ में आता है उतना मैं लिख लेता हूं। अब आगे चलते हैं। लाल और हरे रंग से रंगे गए वृत्ताकार सतह के क्षेत्रफल के बीच का अंतर क्या होगा। अब मेरे को इसका कंप्लीट क्षेत्रफल बताना है कि लाल और हरे रंग से रंगे गए जो वृत्ताकार सतह है उसके क्षेत्रफल के बीच का अंतर बताना है मेरे को। तो मैं ऐसा कर सकता हूं क्या कि इसका एरिया निकाल लेता हूं। 12 पाई आर स्क्वायर होता है इसका एरिया, ठीक है। एरिया बराबर पाई आर स्क्वायर होगा, और ये पाई आर स्क्वायर बराबर रेड प्लस ग्रीन नहीं हो जाएगा क्या। रेड वाला एरिया ले लो और ग्रीन वाला एरिया ले लो, उन दोनों को जोड़ूंगा पाई आर स्क्वायर के बराबर आएगा। तो मैं ये बोल देता हूं कि रेड प्लस ग्रीन बराबर पाई की वैल्यू तो 22/7 है, या फिर पाई ही रख लेता हूं। 12 का स्क्वायर 144 हो गया। इतना क्लियर है क्या। ये लाइन अगर समझ में आ गई, मैं ये वैल्यू रखूंगा इसमें और कुछ नहीं करना। देखो, ग्रीन की जगह 3r लिख सकता हूं, तो r प्लस 3r यानी 4r इज इक्वल टू 144 पाई। 4 इंटू आर 144 पाई की जगह अब मैं 22/7 रख रहा हूं। ऐसे मेरे को लग रहा है कि 22/7 कहीं पे रखने की नीड नहीं पड़ेगी। इस लाइन को एक बार हटा दो, कैलकुलेशन के अंदर ये क्यों फालतू बढ़ाना है, ठीक है। यहां से बस आप आर निकालो। आर की वैल्यू कितनी आएगी, 4 तिये 12 और 24 के लिए 36 पाई आ गई। आर 36 पाई आ गया। 36 दिए जी निकालेंगे 108 पाई आ जाएगा। इसने इन दोनों के बीच का अंतर पूछा है, अंतर निकाल दो। 2 आ गया और 72 पाई इन दोनों के बीच का अंतर आ गया। यही मेरे से पूछा था, डेल्टा को अंतर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैं इसको सोल्व कर लूंगा। 72 गुना पाई की जगह में 22/7 रख देता हूं। तो ये कितना आएगा, 7 से 72 कटेगा 10.2 कुछ बार, तो ये 220 और 225 के लगभग, 226 के लगभग कोई वैल्यू है। ये आंसर है इसका। आप 72 इंटू पाई मतलब 3.14 या फिर 22/7 कैसे भी करके सोल्व करके देखना, 226 वाला ऑप्शन आपको मिल जाएगा। मतलब पूरा क्वेश्चन कितना इजी था बताओ, कितना घुमा रखा है, कितना कॉम्प्लिकेटेड कर रखा है, लेकिन चीजें में दम नहीं है बिल्कुल। ठीक है, एरिया का बस अंतर निकालना था, इजीली निकल गया। 20 नंबर पे आ जाओ। लेकिन आज के पेपर में एक बात तो है कि मतलब थोड़ा सा सच में ही ऐसे लेंदी बना रखा है, घुमा रखा है क्वेश्चंस में। एक अच्छा पेपर मान सकते हो इसको, और ज्यादा मतलब स्कोर की तो एक्सपेक्टेशन इससे रखना ही मत, मतलब ठीक है। सच में ही एक अच्छे लेवल का पेपर है, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चंस थे सारे के सारे। इनको नोट डाउन भी करके अगर मतलब ऐसे है कि बार बार प्रैक्टिस करोगे तो बहुत कुछ ऐसे दिमाग में चीजें क्लियर हो, ठीक है। अब देखो बीस में क्या बोल रहा है। एक शॉपकीपर है, वो अलाउ करता है सक्सेसिव डिस्काउंट 24% के और 20% के। शॉप के पास में एक रिवार्ड पॉइंट स्कीम भी है, जिसमें वो क्या बोल रहा है कि ग्राहक को पिछली खरीदारी पर मिले प्रत्येक एक रिवार्ड पॉइंट पर 0.01 रुपए की मुफ्त खरीदारी मिलती है। एक रिवार्ड पॉइंट पे 0.01 रुपए। फिर बोल रहे हैं कि एक ग्राहक के पास में लैपटॉप खरीदने का निर्णय लेता है। अंकित मूल्य उसके 58,000 रुपए है लैपटॉप की। यदि उसके खाते में 46,400 रिवार्ड पॉइंट है। अरे भाई 46,400 रिवार्ड पॉइंट है, लेकिन इनके रुपए तो इंटू 0.01 ही बनेगा, यानी कि 2 जीरो हटा दूंगा, यानी 464 रुपए को रिवार्ड मिल जाएगा उसको। इतना तो क्लियर है, ठीक है। अरे लेकिन वो इस पे थोड़ी मिलेगा, 58,000 रुपए के ऊपर पहले उसको 2 डिस्काउंट पे तो मिलेंगे। 24% वाले डिस्काउंट का मतलब तो 76/100, 20% वाले का मतलब 80/100। सोल्व करो इसे। चारों जीरो से 3 और 1 4 जीरो कट गए। 58 और 76 को गुणा करना है 8 के साथ में, गुणा करना पड़ेगा क्या। 8 अठे 64 और 64 को फिर 6 से करेंगे तो लास्ट में 4 ही रहेगा, इतना तो कंफर्म है। पर कुछ लगा सकते हैं कैसा, पूछ क्या रहे, व्हाट विल बी इट्स नेट सेलिंग प्राइस इफ इतना रिवार्ड पॉइंट उसके क्रेडिट में है। तो मतलब नेट क्या होगा, इसको गुणा करके इसमें से घटा देंगे, वो नेट आ जाएगा। पर यार मैं सोच रहा था कि 58 गुणा 76 गुणा 8 और माइनस 464 करें तो कुछ डायरेक्ट डिजिटल सम लगा के देखेंगे एक बार। 8 और 5 का 4 बन गया, फिर 4 बन गया, फिर 8 बन गया, 4 को 16 का 7, 8 56 का 2 बनेगा, 6 4 10 और 4 14 का 5 बनेगा, 11 माइनस 5 6 डिजिटल सम आना चाहिए। 8 और 6 14 और 3 17 नहीं आ रहा। 8 और 4 12 और 3 15 का 6 आ रहा है। 6 4 10 और 3 13 का 4 नहीं आ रहा। 8 और 3 11 और 6 17 का नहीं आ रहा। अगर ये आंसर है तो फिर मतलब वेल एंड गुड है। ऐसे एक बार आप चेक करके देख लेना और आप बता देना मेरे को कि
ये डिजिटल सम से हो गया है या नहीं हो गया है, कमेंट करके बता देना ताकि पता लग जाएगा। बाकी यार मतलब इस कैलकुलेशन को करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी एग्जाम के अंदर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना तो मेरे को लगता नहीं है कि ये वाले कैलकुलेशन कोई परफॉर्म करेगा एग्जाम में, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम खा जाएगा और कुछ भी नहीं बन रहा इसका। ठीक है, देख लेना एक बार, मेरे को बता देना फिर भी कि डिजिटल सम से सही आ गया, क्योंकि और किसी ऑप्शन में मिल नहीं रहा, तो पक्का आंसर तो यही है मेरे हिसाब से। ठीक है, 21 नंबर पे आ जाए। बाकी तो अब इसमें क्या है, इसको सोल्व करना है। इसका तो यार एलसीएम ले लो, इसमें तो सोल्व करने जैसा कुछ है नहीं। 18 इनका 6 ही आ रहा है ना, एलसीएम 18 की भी क्या जरूरी है। 3 से 6 2 बार आएगा, 8 ए प्लस 2 बी, 6 से 6 एक बार ये आ गया तो माइनस ए प्लस 4 बी, और ये 30 बी बन गया। 8 में से ये गया 7, ए वाला ऑप्शन मिलेगा, ये तो कट गया। 30 और 4 34 और 2 36 बी वाला ऑप्शन मिलेगा, यही दे रखा है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। देख लेना इसको करके। ठीक है, 7 ए प्लस 36 बी बटे 6। भाई नंबर पे आते हैं। ए और बी स्टैंड कर रहे हैं डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड्स पे, मतलब व्यास के विपरीत सिरों पे, यानी कि ऐसे खड़े हैं। ए यहाँ खड़ा है और बी यहाँ खड़ा है। ट्रैक लेंथ 1 किलोमीटर की है पूरी। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 किलोमीटर, ऐसे है लेकिन ये 1 किलोमीटर। और बहुत साइमल्टेनियसली स्टार्ट करते हैं। 1 किलोमीटर को 1000 मीटर मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये देखो मीटर पर सेकंड में जा रहे हैं। ये जा रहा है 24 की स्पीड से, और और ये अच्छा सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब ये इधर जा रहा है तो ये भी फिर इधर ही जा रहा है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं एक तरीके से, ऐसे क्लॉकवाइज जा रहे हैं, मतलब एक तरीके से ये वाला जा रहा है 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। बोल रहा है ये कितनी देर बाद में फर्स्ट टाइम मिलेंगे कहीं भी पाथ के ऊपर। देखो एनीवेयर ऑन द पाथ बोल दिया ना तो पूरा मतलब बदल गया। अगर ये से बोलता ना कि ये इन्हीं पॉइंट्स पे, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पे जब वो वाला क्वेश्चन अपन करते हैं, इसमें तो चलो स्टार्टिंग पॉइंट पे कैसे मिल पाएंगे, पर जब भी अपन स्टार्टिंग पॉइंट वाला क्वेश्चन करते हैं तो उसमें अपन उन दोनों का अलग अलग से टाइम निकाल के फिर एलसीएम लेते हैं। लेकिन जब भी ये किसी भी पॉइंट पे पूछ लेता है तो डायरेक्टली अपन क्या करते हैं कि भाई मेरे को क्या करना है, हाँ देखो इनके बीच की दूरी देख लो कितनी है, अरे भाई आधी दूरी है, मतलब 500 मीटर की इनको दूरी तय करनी है। और सेम डायरेक्शन में जब भी दो चीजें आती हैं तो स्पीड घटती है। इफेक्टिव स्पीड यही होती है, यानी 6 की स्पीड से एक दूसरे को कवर कर रहे होंगे। इसका सोल्व करेंगे 300 बटे सॉरी 250 बटे 2 आएगा, तो सॉरी 250 बटे 3 आएगा। 250 बटे 3 सेकंड में एक दूसरे को पकड़ लेंगे, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसको काट दिया 2 से मैंने और कुछ नहीं किया। 23 नंबर पे आया। जब प्राइस ऑफ प्रोडक्ट को डिक्रीज किया जाता है 20% से, यानी कि प्राइस को 100 से 80 कर दिया, नंबर ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड जो है वो 10% से बढ़ जाते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट्स जो हैं वो 100 से 110 हो जाते हैं। तो ये बोल रहा है इफेक्ट कितना है रेवेन्यू पे। भाई रेवेन्यू क्या होता है कि आपकी प्राइस क्या है और कितने प्रोडक्ट बेचे उसका गुणा होता है। तो ऐसे कर लो, इन दोनों जीरो से ये दोनों जीरो काट दो, इधर तो 100 है, इधर 88 बन गया, मतलब मेरे को टोटल 12% का नुकसान हो रहा है। ये आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी था ये तो। 24 नंबर पे किसी भी चीज की पावर जीरो 1 के बराबर होती है, तो ये 1 बन गया, ये 25 बन गया, ये 26 बन चुका है। 26 में से 27 जाएगा तो -1 आ जाएगा। 2 की पावर 4 होता है 16, यानी ये बन गया -17। और फिर किसी भी चीज की पावर जीरो 1 के बराबर ही होती है, -17 आंसर आ जाएगा। बहुत इजी था ये तो। 25 नंबर पे फिर लास्ट आते हैं क्वेश्चन। एक पाइप है जो एक टैंक को 18 घंटे में भर सकती है, एक बी है वो 12 घंटे में भर सकती है, और एक लीक के कारण, एक रिसाव के कारण ए और बी रिसाव के साथ मिलकर 9 घंटे में भर सकते हैं। मतलब ए प्लस बी माइनस सी, ये भरेंगे ये खाली करेगा, और अब 9 घंटे ले लेते हैं। तो एलसीएम ले लो, 36 आ जाएगा। 2 बार 3 बार 4 बार, भाई इन दोनों की मिला के 5 है। 5 में से मैं क्या घटाऊं कि मेरे को 4 मिल जाए, 1 घटा देते हैं, यानी सी की एफिशिएंसी 1 आ गई। इसने बोला लीक अकेला कितनी देर में खाली कर देगा टैंक को, 36 खाली करना है। 1 की एफिशिएंसी से 36 ही घंटे ले लेगा, यानी कि जो सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। मतलब बहुत ही इजी बोल सकते हैं, पर लेंदी, बिल्कुल लेंदी वर्ड में यूज करूंगा। बाकी 3 से 4 क्वेश्चन सच में थे आज के पेपर में, जो मतलब मेरे हिसाब से ऑन द स्पॉट तो कईयों को नहीं क्लिक किए होंगे, बाद में बन गए होंगे क्योंकि मुश्किल चीजें नहीं थी। ठीक है, बाकी इजीली अपना पेपर सिंप्लीफाई हो गया है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।